हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, माय नेम इज मनप्रीत कौर और आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज भी आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से है। वही टॉपिक है जो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो टॉपिक हम करेंगे वो है जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, फिर गवर्नर गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, वाइसराय कौन, और उनसे संबंधित कुछ अन्य जो तथ्य आ जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है, जो फ्रेंड्स मैंने अपनी जो 2 वीडियो है इससे रिलेटेड मैंने अपलोड की हुई है, उसमें हमने बहुत सारे जो गवर्नर हुए हैं, गवर्नर जनरल, उसके बारे में कवर अप किया है। तो आज कुछ ऐसे ही आगे के जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि एलिंगन प्रथम आएगा, लॉरेंस आएगा, मेयो होगा, नॉर्थ ब्रुक के बारे में, लॉर्ड लिटन के बारे में, इन सभी जो है वायसराय गवर्नर जनरल उनके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन ही बहुत ही अच्छे वे में होती रही। और जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए कि वो भी यहाँ पर आकर अपनी प्रिपरेशन अच्छे वे में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जो नीचे लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाकर भी आप जो मेरे मटेरियल अवेलेबल है, अन अकेडमी का लिंक है, वहां पर एजुकेटर हूँ तो वहां पर भी मेरे जो कह लो कि जो टॉपिक हैं डिटेल वाइज हैं, तो कोर्सेज हैं, उसमें मैंने जो 100 के अकॉर्डिंग जो वहां पर लेसन्स एक एक कोर्सेज में दिया हुआ है, जाकर आप वहां पर भी देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे वे में और अपना नेट जरा क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम डेट तो अनाउंस हो चुकी है, तो कब भी एग्जाम हो सकता है। तो आप ऐसे ही अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ। तो चलिए आज के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो जो आगे के गवर्नर जनरल वायसराय हुए हैं, क्या क्या उन्होंने अपने टाइम पीरियड में किया था। तो ये रहा जो आज हम करेंगे, जिसमें पहले आएगा लॉर्ड एलिंगन प्रथम। तो इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 1862 से 63 तक का जो टाइम पीरियड वो रहा है, 1 साल का है। और क्या था, किसने स्टाम्प स्टाम्प कर शुरू किया था, जो स्टाम्प होती है वो जो कर वो शुरू किया गया था। और एलिंगन प्रथम ने ही डरहम रिपोर्ट, जो कनाडा पर स्वशासन रिपोर्ट थी, के लेखक लॉर्ड डरहम के ये दामाद थे। डरहम जो रिपोर्ट थी वो स्टार्ट हुई थी, वो शुरू की थी। धर्मशाला जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, इसके पद पर रहते हुए ही इन्होंने 1863 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इसके कार्यकाल में ही वहाबियों का जो विद्रोह भी हुआ था। तो क्या इन्होंने महत्वपूर्ण किया था, डरहम रिपोर्ट जो इसके कार्यकाल में आई थी वो, और धर्मशाला में अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ ज्यादा भी नहीं है, तो बस ये चीजें ज्यादातर याद रखिएगा कि मेन चीज क्या है जो इनके टाइम पीरियड में हुई थी। आगे आ जाता है सर जॉन लॉरेंस। इसका टाइम पीरियड 1863 से 69 तक का रहा है, और भूटान के साथ 1865 में इसका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और अफगानिस्तान के मामले में ही कुशल अक्रमण्यता या शानदार निष्क्रियता, जिसको कि पॉलिसी ऑफ द मैस्टरली इनएक्टिविटी, इसकी जो नीति थी, जो कि स्पष्ट अहस्तक्षेप की जो नीति थी, वो अपनाई। वैसे ही इस नीति की जो शुरुआती लॉर्ड एलनब्रो के काल से ही मानी जाती है। तो लॉर्ड एलनब्रो के काल जो काल है उसके टाइम पीरियड में ही ये जो मानी गई है। फिर उड़ीसा में ही 1866 में क्या हुआ था, अकाल और एक अकाल योग जॉन कैंपबेल की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। 1866 में अकाल एवं अकाल योग का एक जो कैंपबेल की अध्यक्षता में नियुक्त किया। तो ये सब चीजें ऐसे ज्यादातर पूछी जाती हैं कि अकाल संहिता, अकाल योग कब और किसके कार्य काल में जो टाइम पीरियड में हुआ था। फिर उसके बाद अकाल में कितने लोग मारे गए थे, 10 लाख लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये क्षमा याचना की थी। तो नैतिक जिम्मेदारी ली थी और क्षमा मांगी थी। फिर 1868 और 69 में राजपूताना व बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा। बड़ी मात्रा में रेलवे नहरों का निर्माण हुआ। फिर 1868 में पंजाब काश्तकारी अधिनियम, जो पंजाब टेनेसी एक्ट जो था, और अवध काश्तकारी अधिनियम ये पारित हुए। तो क्या क्या इसके टाइम पीरियड में हुआ, पहले राजपूताना बुंदेलखंड में, फिर भयानक अकाल पड़ा, फिर रेलवे नहरों का भी इसके टाइम पीरियड में विकास हुआ, फिर काश्तकारी जो पंजाब टेनेसी एक्ट और अवध जो काश्तकारी अधिनियम ये पारित हुए। बिना जूते उतारे ये कहाँ पर गया था, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, जिसको हरमंदिर साहिब कहते हैं, उसमें इसने क्या किया था, प्रवेश किया था। जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थान है, तो वहां पर क्या किया था इसने, ये बिना जूते उतारे ही
वहां पर प्रवेश कर गया था। उसके बाद लॉर्ड मेयो आता है। इसका टाइम पीरियड 1869 से 72 तक का था। जनगणना हुई थी प्रथम, तो किसके टाइम पीरियड में सबसे प्रथम जनगणना मानी जाती है? लॉर्ड मेयो के। तो 1872 में हुई थी जनगणना प्रथम। भारतीय राजाओं में बालकों की शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की और इसकी जो शुरुआत थी 1875 में हुई थी। और कॉलेज का प्रथम प्रधानाचार्य कौन था? S.T. जॉन। तो कौन थे सबसे पहले प्रधान प्राचार्य जो थे? वो S.T. जॉन, मेयो कॉलेज के। उसके बाद महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ द एडिनबरा, ड्यूक ऑफ एडिनबरा जो थी 1869 में भारत की उन्होंने यात्रा की थी। तो ये किसकी? महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र जो ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने। 1870 में मेयो प्रस्ताव, जो मेयो रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसको 1870 के द्वारा स्थानीय स्वशासन और वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। जो स्वशासन, स्थानीय और विकेंद्रीकरण, किसकी? वित्त की, वित्तीय विकेंद्रीकरण, इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद लाल समुद्र से तार बिछाए कृषि विभाग की स्थापना हुई। फिर मेयो ने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देना प्रभाव प्रारंभ जो था वो शुरू किया था। किसके द्वारा? मेयो के द्वारा। इसने ही राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां दी। कार्यकाल के दौरान ही अंडमान द्वीप में 1872 में एक धर्मंध अफगान पठान के द्वारा इसको छुरा मारकर इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? लॉर्ड मेयो की। उसके बाद आ जाता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 72 से 76 तक का उसका जो टाइम पीरियड था। नॉर्थब्रुक का वास्तविक नाम क्या था? थॉमस बैरिंग। क्या था? थॉमस बैरिंग था। और 1873 से 74 तक इसके ने बंगाल, बिहार में कुछ भाग में भीषण अकाल भी व बर्मा से चावल का जो आयात है वो हुआ। भीषण काल व बर्मा से चावल का आयात किया गया। उसके बाद 1872 में पंजाब में कुका जो विद्रोह इसके टाइम पीरियड में हुआ। फिर बड़ौदा में गायकवाड़ को गद्दी से हटाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टुचरैली के द्वारा अफगान सरदार शेर अली से संधि वार्ता हेतु जोर दिए जाने के कारण नॉर्थब्रुक ने 1870 में त्याग पत्र भी दे दिया। तो जो जो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वही साथ साथ बता रही हूँ, प्लीज नोट डाउन जरूर करते रहिए। उसके बाद आ जाता है लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड, जो 76 से 80 तक का था। 1876 से 80 तक का। लिटन कौन था? ये एक प्रतिक्रियावादी जो ये वायसराय था, एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था। इनके कार्यों ने भारतीय जन समुदाय को आंदोलित किया था। एक प्रतिक्रियावादी था, एक जो इसकी प्रतिक्रियाएं थी वो उसके आधार पर उसका वो इस प्रकार का वायसराय बना और जन समुदाय को ही इसने क्या किया था? आंदोलित किया था। इस दक्कन में भी भीषण अकाल पड़ा तथा रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल योग जिसको कि 1880 का गठन किया गया था। फिर क्या हुआ? 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया जिसमें राज उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल, जो 1870 के तहत 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अकाल पड़ा था तो दूसरी तरफ क्या था कि बाद में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ जिसमें कि राज उपाधि अधिनियम 1870 के तहत क्या किया गया था कि उसको केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई। फिर महत्वपूर्ण है कि विक्टोरिया को ये उपाधि देने की घोषणा ब्रिटिश संसद ने 1870 के एक्ट में ही कर दी थी, पहले ही हो चुकी थी। और लेकिन ये उपाधि जब कब दी गई? 1 जनवरी 1877 को प्रदान की गई थी। इसी समय भारत में भीषण काल भी पड़ा हुआ था और एक कलकत्ता के अखबार ने लिखा था कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था और केसर जर्मन उपाधि है। तो ये कुछ जो व्यंग कसे गए थे उन पर, जिसका साम्य सीजर से किया गया था। किसके? साम्य सीजर से किया गया था। उसके बाद आ जाता है कि लिटन के समय में 1877 दिल्ली दरबार में गोपाल हरि देशमुख हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर आए, जबकि विश्वनाथ नारायण जो थे ये मांडलिक खादी कपड़े पहनकर ही कौंसिल में ये इन्होंने भाग लिया था लिटन के समय में ही। तो वही चीज है कि कौंसिल में उन्होंने जो कपड़े, कौन कौन? पहले हरि देशमुख थे जो थे वो हाथ से काती हुई जो खादी है वो पर उसके कपड़े, और जो विश्वनाथ थे ये मांडलिक खादी जो थी उसके जो कपड़े थे वो कौंसिल में पहनकर आए थे। बाद में 1878 में, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो देसी भाषा समाचार पत्र ये पारित किया गया।
1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट, तो इंडियन आर्म एक्ट 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस के जो शस्त्र रखना व उनका व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया। कि लाइसेंस एक्ट जारी कर दिया गया कि किसी के पास बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार या शस्त्र हुआ तो उस पर उसको अपराध के काबिल माना जाएगा, वो अपराधी होगा। तो यूरोपियन व एंग्लो इंडियन पर यह कानून लागू नहीं होता था। तो किन पर यह लागू नहीं था? यूरोपियन और एंग्लो इंडियन पर, तो ये उन पर लागू नहीं था। उसके बाद आ जाता है 1878 में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु कितनी मानी गई थी? 21 21 वर्ष जो थी वो घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। किसमें? सिविल सेवा परीक्षा में 1878 में 21 से घटाकर 19 कर दी गई। फिर द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ और अफगानिस्तान के मामले में कुशल अकर्मण्यता की जो नीति का त्याग कर अग्रमी जो नीति थी, फॉरवर्ड पॉलिसी जिसको कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी, ये इसका पालन किया गया। लिटन ने वायसराय को परामर्श देते हुए ये बताया कि देसी राजाओं की एक जो प्रीवी काउंसिल बनाने का सुझाव दिया और अस्वीकृत ये हो गया। उसने एक काउंसिल के सामने एक सुझाव रखा था लेकिन वो स्वीकार ना होकर अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन ये सुझाव जो था वो 1919 के एक्ट के द्वारा स्वीकृत बाद में कर लिया गया और 1921 में नरेंद्र मंडल के रूप में ये संस्था क्या थी? बाद में अस्तित्व में आई थी। पहले ये परामर्श रखा गया देसी राजाओं के लिए एक प्रीवी काउंसिल बनाने के लिए, लेकिन ये अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन बाद में 1919 के एक्ट में स्वीकार करके 21 में नरेंद्र मंडल के रूप में ये क्या था? इसको पारित किया गया, और सॉरी इसको अस्तित्व में लाया गया, इस संस्था को संस्था के रूप में। उसके बाद में लिटन ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण करते हुए 29 वस्तुओं के आयात पर उसको हटाकर सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क आधा कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय वस्त्र थे उद्योग व बुरा प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश उद्योग को क्या हुआ था? इसमें जो लाभ प्राप्त हुआ था। तो ये जो नीतियां थी वो अपनाई गई थी लिटन ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण करते हुए। उसके बाद 1879 में वैधानिक नागरिक सेवा, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, उसकी शुरुआत की। इसके तहत क्या था कि उच्च कुल के कुछ भारतीयों को वैधानिक जनपद सेवा में नियुक्त किया जाना था। ये नियुक्तियां क्या थी? ये प्रांतीय सरकारों की सिफारिश पर भारत की सचिव की स्वीकृति से ही की जानी थी। इसकी संख्या क्या थी? जनपद सेवा की संख्या का केवल 1/6 हिस्सा ही होगी। और 8 वर्ष बाद ये क्या था कि वैधानिक नागरिक सेवा बंद कर दी गई। तो 8 वर्ष के बाद ये बंद हो गई। फिर इसके बाद क्या था कि लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि था, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। एक लेखक के रूप में था और साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से इसको जाना जाता है। ओवन मेरिडिथ। तो ये एक लिटन जो था एक लेखक के रूप में, इतिहासकार के रूप में था और एक और नाम से ओवन मेरिडिथ के रूप में ये जाना जाता था। 1880 के इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय के बाद लिटन ने यहाँ से क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद कौन आया? रिपन। तो रिपन जो था ये भी महत्वपूर्ण इसका कार्यकाल था। तो 1880 से 84 तक का कार्य था। उदारवादी वायसराय को कहा जाता था। जो रिपन था एक उदारवादी वायसराय था। ड्यूटी ऑफ एज की रिपन की ये पुस्तक थी, तो ये याद रखिएगा, ड्यूटी ऑफ एज। द प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो था 1881 में पारित किया गया था, प्रथम फैक्ट्री एक्ट। तो लॉर्ड रिपन के समय में ही 1880 में जो प्रथम फैक्ट्री एक्ट कानून में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटे को सीमित किया गया था, जिसमें 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने व रोक व 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यविधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की जो छुट्टी का प्रावधान, ये जो कुछ जो अधिनियम जो फैक्ट्री कानून लागू किया गया था उसके आधार पर ये चीजें लागू की गई थी। उसके बाद शिक्षा के लिए 1882 में हंटर योग की भी नियुक्ति की गई थी। तो पहला जो 1880 में पहली जो नियमित जनगणना की शुरुआत, जहां पर कौन से जो थे? कश्मीर और नेपाल, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब में 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जो जनगणना वो हुई। पहली नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुई थी 1881 में। फिर क्या हुआ कि इससे पहले 1872 में एक अनियमित जनगणना पहले हो चुकी थी। तो जो अनियमित जो जनगणना थी वो पहले हो चुकी थी और अब ये दोबारा जो थी वो कब हुई थी? 1881 में। फिर 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जिसका उद्देश्य क्या था कि लोगों को राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा देना था। फिर उसके बाद
द्वारा प्रारंभ वित्तीय विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में राज्यसभा को 3 भागों में बांट दिया। तो एक साम्राज्यवादी मद, एक विभक्त मद और प्रांतीय मद, तो 3 भागों में इसको बांटा गया था। इल्बर्ट बिल विवाद जो उसके टाइम पर हुआ था, क्या था, 1883-84 का है। इसमें क्या था कि सरकार का विधि सदस्य था, तो जो इल्बर्ट था वो विधि सदस्य था। इसने ही 1883 में भारतीय मैजिस्ट्रेट को यूरोपियन मैजिस्ट्रेट के समान अधिकार दिलाने के लिए एक विधेयक तैयार किया कि जो भारत के मैजिस्ट्रेट हैं उनको जो बाहर के हैं यूरोपियन है उसके बराबर जो अधिकार देने के लिए एक विधेयक तैयार किया, जिसके द्वारा क्या था कि भारतीय मैजिस्ट्रेटों को भी फौजदारी मामलों में यूरोपियन लोगों के एक मुकदमे की सुनवाई का अधिकार होना चाहिए कि ये जो भारतीय हैं वो दूसरे जो बाहरी है उनकी ये कह लो कि उनके मामलों की जो सुनवाई है मुकदमे वो करें। फिर क्या था कि ब्रिटिश जाति ने बिल का जो विरोध किया, विरोध को क्या कहा गया, सफेद विद्रोह। तो क्या था कि रिपन मूल बिल जो पास करवाने में असफल रहा और 1884 में संशोधित रूप में ये पारित किया गया, जिसके तहत कि यूरोपियन अपराधी यूरी की मांग कर सकते हैं, जिसके आधे सदस्य क्या होंगे, यूरोपीय हो। फिर जो लॉर्ड रिपन था ये सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय वायसराय रहा, क्योंकि एक उदारवादी था जिसने द्वितीय अफगान युद्ध को तो तथा 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया और अनुभव महानुभाव रिपन तथा नागरिकों के द्वारा इसको क्या था कि रिपन को महानुभाव रिपन तथा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का उद्धारक भी इसको कहा गया है। तो अलग अलग जो नाम थे वो दिए गए थे, तो ये लोकप्रिय था। फिर सिविल सेवा में न्यूनतम प्रवेश की आयु क्या कितनी की गई, 19 वर्ष बढ़ाकर कितनी 21 वर्ष कर दी गई। फिर 1831 में बेंटी के द्वारा जो हड़प्पा गया था मैसूर राज्य को, वो 1881 में पुराने 1881 में पुराने राजवंश को पुराना वापस उसको लौटा दिया गया। रिपन ने ही 1882 में कुछ समय के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में मुख्य जो न्यायाधीश के पद पर रमेश चंद्र मित्र को नियुक्त किया। वे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय भी थे। रिपन ने ग्लैडस्टोन द्वारा मिस्र में भेजी गई भारतीय सेना की टुकड़ी व्यय के विवाद पर त्याग पत्र भी दे दिया। उसके बाद आ जाता है मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। ये किसका कहना है, ये रिपन का। और रिपन की विदाई के समय ही जनता धर्मशाला से मुंबई तक पैदल गई थी, क्योंकि ये लोगों में बहुत ही लोकप्रिय था, तो उदारवादी रूप में था, तो लोगों में लोकप्रिय होने के कारण जनता इसको मानती थी और ये धर्मशाला से मुंबई तक ये पूरा पैदल गई थी उसके साथ जब उसकी विदाई हुई थी रिपन की। तो उसके बाद आ जाता है आगे डफरिन। तो डफरिन का जो टाइम पीरियड था 1884 से 1880 उस टाइम पीरियड तक का था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तीसरा अंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ और बर्मा का अंतिम रूप से पूर्ण अधिग्रहण 1886 में कर लिया गया था। डफरिन ने ही बंगाल, अवध, पंजाब क्रमश जो टेनेसी एक्ट पारित किए गए थे। फिर 1860 में डफरिन ने सिंधिया को ग्वालियर पुनः वापस सौंप दिया और इंपीरियल सर्विस कोर की स्थापना हुई थी। इसमें 1886 में एटचिंसन के नेतृत्व में, किसके, एटचिंसन के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और इसका ये कहना था डफरिन का कि अंग्रेजों को ये पाठ सदा याद रखना चाहिए जो उन्होंने 1857 में भयावह अनुभवों से सीखा था, कि जो एक 1857 के विद्रोह में जो अनुभव हुए थे, जो उन्होंने वहां से जो सीखा था, तो वो पाठ सदा उस चीज को याद रखना चाहिए, ये डफरिन का कहना था। उसके बाद आ जाता है लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये 1880 से 1904 तक का इसका टाइम पीरियड था। 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, तो पहला था 1881 में। तो 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। इसके समय में ही भारत व अफगानिस्तान के बीच सर मार्टिमर ड्यूरेंट ने 1893 में सीमा रेखा तय की और ड्यूरेंट रेखा जिसको कही जाती है। फिर 1890 में मणिपुर विद्रोह हुआ और भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित किया गया व उन्हें साम्राज्य सेवा सेना का नाम दिया गया। 1891 में सहवास व अधिनियम व समिति आयु अधिनियम ये पारित हुआ, जिसके द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी की गई, 12 वर्ष। तो ये तय कर दी गई थी उनकी जो आयु थी। उसके बाद जो आ जाता है एलिंगन द्वितीय।
तो लॉर्ड एलिंगन द्वितीय जो था वो 1894 से 99 तक का वो रहा। तो ये इसके यहाँ पर क्या हुआ था, चित्राल विद्रोह हुआ था 95 में, 95 में और 96 97 में महान दुर्भिक्ष एवं प्लेग की जो महामारी थी वो फैल गई थी। छोटा नागपुर में क्या हुआ, मुंडाओ ने विद्रोह किया और जेम्स लाइस की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1897 का गठन हुआ। भारतीय सेना का एकीकरण किया गया और भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, तलवार के बल पर ही ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, ये एलिंगन द्वितीय का कहना था। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। उसके बाद आ जाता है लॉर्ड कर्जन। तो जो लॉर्ड कर्जन है इसका टाइम पीरियड 1899 से लेकर 1905 तक का था। सबसे अधिक लोकप्रिय प्राकृतिकवादी वायसराय था। सीमांत युद्ध इसके द्वारा लड़ा गया और द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट लिखी, इसके द्वारा पुस्तक जो थी वो लिखी गई थी, प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट। एडमंड बर्क ने एन ओपन लेटर टू लॉर्ड कर्जन ये लिखी थी। और जो नार्से ने कर्जन की जो जीवनी वो लिखी। कर्जन के कार्यकाल में ही 1904 में लॉर्ड एम्पल्टन कार्यवाहक गवर्नर जनरल व वायसराय रहे और अंत जो कर्जन था वो उसका दो कार्यकाल थे। तो कर्जन के क्या हुए थे, कितने, 2 कार्यकाल ये चुने गए थे, दो कार्यकाल के लिए ये चुना गया था। तो फिर उसके बाद आ जाता है 1899 में भारतीय मुद्रा व पत्र मुद्रा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पाउंडन को भारत में जो लीगल टेंडर वो बनाया गया और उसका मूल्य 15 रुपए निर्धारित किया गया। 1901 में भारतीय प्रथम जातिगत जनगणना करवाई गई और 1901 में ही कृषि के विकास के लिए कृषि इंस्पेक्टर जनरल की भी नियुक्ति का गठन और कृषि विभाग का गठन किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का निर्माण किया गया। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून भी निर्माण व पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की गई और जॉन मार्शल जो थे उसका प्रथम जो महानिदेशक उसका बनाया गया था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट और 1899 द्वारा निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कटौती की गई। फिर कर्जन के समय में 1903 में दिल्ली दरबार हुआ और एडवर्ड सप्त ब्रिटेन के सम्राट थे। उसके बाद 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। 5 में बंगाल का विभाजन व स्वदेशी आंदोलन कर्जन के टाइम पर ही प्रारंभ हुए और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन व पुराने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से अवध व आगरा को निकालकर संयुक्त प्रांत बनाया गया। तो ये कुछ जो चीजें थी जो कर्जन के टाइम पीरियड में हुई थी जो हमने आज जानी है। जो बाकी का हिस्सा है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए तो इतना ही। ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे के लेसन्स देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिटेल वाइज देखना चाहते हो तो नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।